वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है क्या कभी भारत में बनेगा कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों नहीं बन सकता क्या भाई? अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उसका मेन मकसद यही था कि ये देश धर्म, जात पात, ऊंच नीच के दिखावे से बाहर आए और वर्ल्ड क्लास कंट्री बने। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है, लेकिन शायद एक बार को तो दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आज तक इस देश का पीएम कोई भी मुस्लिम क्यों नहीं बना। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक मुस्लिम बन सकता है? वैसे राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि देश का पहला पीएम ही एक मुस्लिम हो सकता था, लेकिन महात्मा गांधी की वजह से नहीं बन पाया और जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने पीएम बनवाया तो वो सरदार पटेल से चुनाव भी पूरी तरह से हार गए थे। अब यहाँ से सवाल दो हो गए हैं। पहला ये कि चुनाव हार कर भी नेहरू कैसे पीएम बने और सरदार पटेल कैसे नहीं बने, और क्या सच में कभी एक मुस्लिम इंडिया का पीएम बन सकता है? एक शेर से शुरू करते हैं। बात हो या ना हो, बात यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी भी इस जमीन की है। उम्मीद है शेर से बात भी समझ गए होंगे आप और शेर अच्छा भी लगा होगा। पर अब जरा आजादी से पहले चलते हैं। साल 1939-40 का था। मुस्लिम लीग अलग देश की मांग करने लगी थी। ऐसे में मुसलमानों का भरोसा जीतने और मोहम्मद अली जिन्ना को काउंटर करने के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत छोड़ो आंदोलन, ये दो बड़े रीजंस थे जिनकी वजह से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो ही नहीं सका। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे देश की आजादी की तस्वीर साफ होती गई, कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव कराने की सुगबुगाहट तेज होती गई। इसके पीछे बड़ी वजह थी। दरअसल 15 अगस्त 1947 को अंतरिम सरकार बननी थी और अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष को ही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर चुके थे। यानी जो कांग्रेस अध्यक्ष होता वो देश का पहला प्रधानमंत्री बनता। मौलाना आजाद अपनी बायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में ये लिखते हैं, नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में आपसी सहमति नहीं थी। अखबारों में मुझे दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए, यानी मौलाना आजाद ही भारत के पहले पीएम भी बनते। लेकिन अब यहाँ मैदान में कूद पड़ते हैं गांधी जी। देखिए, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के मुताबिक गांधी ने 20 अप्रैल 1946 को मौलाना आजाद को एक चिट्ठी लिखी। गांधी ने लिखा, मौलाना साहब, आपके बारे में जो कुछ अखबारों में लिखा है उसका कोई बेस ही नहीं है। कांग्रेस कमेटी के 1-2 मेंबर्स ने मुझसे अध्यक्ष के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। उनका भी कहना है कि एक ही अध्यक्ष को रिपीट करना ठीक नहीं होगा। गांधी जी ने आगे लिखा, जिस तरह का माहौल अभी देश में है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष रहे। मैं चाहता हूं कि आप खुद ये जाकर डिक्लेयर कर दें कि आप कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, क्योंकि अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं जवाहरलाल को ही प्रेफरेंस दूंगा। अब इसके बाद मौलाना आजाद ने खुद को अध्यक्ष के रेस से बाहर कर दिया। लेकिन बात सिर्फ मौलाना आजाद की नहीं थी। नेहरू के लिए गांधी जी के खुले सपोर्ट के बावजूद कांग्रेस समिति के ज्यादातर सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस पद के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 1946 रखी थी। तब तक गांधी जी खुलेआम नेहरू को लेकर अपना इरादा जता चुके थे। कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस कमेटी के 15 सदस्यों के पास प्रेसिडेंट पद पर नॉमिनेट करने की पावर थी। 15 में से 12 सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया। बाकी 3 ने किसी का नाम भी आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी भी सदस्य ने नॉमिनेट नहीं किया। इसके बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा, जवाहरलाल दूसरे नंबर का पद कभी नहीं लेगा, और फिर उन्होंने सरदार पटेल से नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कहा। वैसे काफी सालों बाद पत्रकार दुर्गादास को गांधी जी ने इसका जवाब दिया। महात्मा गांधी का मानना था कि कांग्रेस में अकेले जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज थे और अंग्रेजी हुकूमत को वो पटेल से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। लेकिन कई लोग मानते हैं कि गांधी जी पटेल से ज्यादा करीब थे और उन्हें हिंदुस्तान की असलियत मालूम थी। उन्हें पता था कि भारत बहुभाषी बहुधार्मिक देश है। उन्हें लगता था कि पटेल का किसी एक धर्म की तरफ झुकाव है और इससे आगे चलकर विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है, देश में तनाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि उन्होंने नेहरू को तरजीह दी थी। इस तरह जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और 15 अगस्त 1947 को वे भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के इतिहास में ये पहला और आखिरी मौका था जब कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री पद के इतने करीब पहुंचा था। हालांकि मौलाना आजाद से पहले भी मोहम्मद अली जिन्ना को अनडिवाइडेड इंडिया का प्रधानमंत्री बनाने की बात चली थी। अब भारत के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस में मौजूद कैंपबेल जॉनसन अपनी किताब माउंटबेटन में लिखते हैं,
31 मार्च से 4 अप्रैल 1947 के बीच गांधी ने माउंटबेटन से 5 बार मुलाकात की। गांधी ने माउंटबेटन के सामने प्रपोजल रखा कि मिस्टर जिन्ना को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। अगर जिन्ना ये प्रपोजल मान लेते हैं तो कांग्रेस को भी खुलकर उनका सपोर्ट करना चाहिए, बशर्ते जिन्ना की कैबिनेट भारत की जनता के हितों के लिए काम करे। माउंटबेटन गांधी का प्रस्ताव सुनकर चौंक गए। उन्होंने गांधी से पूछा, इस प्रस्ताव पर जिन्ना क्या कहेंगे? गांधी ने कहा, जब जिन्ना को पता चलेगा कि यह प्रस्ताव मैंने दिया है तो उनका जवाब होगा उस शातिर गांधी ने। उधर स्टैनली वॉलपर्ट जिन्ना की बायोग्राफी जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, माउंटबेटन ने जब गांधी के प्रस्ताव के बारे में नेहरू को बताया तो वो बहुत दुखी हुए। उनका कहना था कि महात्मा मेरी जगह जिन्ना को पीएम बनाने के लिए तैयार हैं। ये आइडिया बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। मानो ये 2 मौके ऐसे रहे हैं जब देश को मुस्लिम पीएम मिल सकता था। खैर, नेहरू के बाद अब तक 14 प्रधानमंत्री हुए, इनमें 13 हिंदू और 1 सिख थे, लेकिन कोई मुस्लिम नहीं। पर सवाल अभी भी वही है कि क्या मुस्लिम भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? चलिए पहले मुसलमान और इंडियन पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1952 के आम चुनाव के बाद चुनी गई पहली लोकसभा में 21 मुस्लिम सांसद थे। सदन में इनकी पार्टनरशिप 4.30% थी। नेहरू की पहली कैबिनेट में 2 मुस्लिम मंत्री बने, मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री और रफी अहमद किदवई संचार मंत्री। इसके बाद नेहरू से लेकर 1984 यानी इंदिरा गांधी के कार्यकाल तक औसतन 2 से 3 मुस्लिम केंद्रीय मंत्री बने। सबसे ज्यादा 1985 में राजीव गांधी की सरकार में 6 मुस्लिम मंत्री थे। अब तक 43 मुस्लिम केंद्रीय मंत्री बने हैं। कांग्रेस सरकार में 23 और बीजेपी सरकार में 6 मुस्लिम मंत्री बने, जिसमें से मुफ्ती मोहम्मद सईद इकलौते मुस्लिम थे जो गृह मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, यानी कि सरकार में नंबर 2 की पोजीशन तक। वहीं सदन में मुस्लिमों की हिस्सेदारी की अगर बात की जाए तो आजादी के बाद अब तक सिर्फ 5.88% मुस्लिम लोकसभा पहुंचे। 2011 की डेमोग्राफी के मुताबिक भारत में करीब 17.22 करोड़ मुस्लिम हैं, जो देश की कुल आबादी का 14.2% है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में साल के अंत तक मुस्लिम आबादी 20 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान जताया था। इस लिहाज से लोकसभा में 77 मुस्लिम सांसद होने चाहिए, लेकिन है कितने? सिर्फ 27, और तो और रूलिंग पार्टी बीजेपी से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, ना लोकसभा में न राज्यसभा में। एक और दिलचस्प चीज बताता हूँ, लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं, यानी वो तय करते हैं कि कौन जीकर संसद जाएगा। इनमें 65 सीटें ऐसी हैं जहां करीब 35% वोटर मुस्लिम हैं। इन मुस्लिम बहुल सीटों में सबसे ज्यादा 14 सीटें उत्तर प्रदेश में। वहीं दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां 13 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स दखल रखते हैं। इसी तरह केरल में 8, असम में 7, बिहार में 4, जम्मू कश्मीर में 3, मध्य प्रदेश में 3 और दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 2-2 और तमिलनाडु में 1 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट है। इनमें से कई लोकसभा जोन ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स 50% से ज्यादा हैं। मानो इनके बिना आप जीत ही नहीं सकते। इन सब के बाद भी 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में देश की प्रमुख पार्टियों ने 58% कम मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। माने नंबर घटा है। कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, राजद जैसी पार्टियां जिनके बारे में माना जाता है कि मुस्लिम वोटरों का झुकाव उनकी तरफ ही रहता है, वे भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से कतरा रही हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीटीए के दम पर चुनावी ताल ठोकने वाली सपा ने 2014 में 39 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे हैं। कुछ इसी तरह का हाल है बिहार में भी, जहां राजद ने सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे हैं। पिछले चुनाव में राजद की तरफ से 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स चुनाव में उतरे थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी अग्रेसिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की वजह से कोई पार्टी नहीं चाहती कि उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे। हिंदू वोट गंवाने के डर से कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने मुस्लिमों के टिकट काटे। अच्छा, हाल खराब सिर्फ यही नहीं है। लोकसभा की तरह ही राज्य विधानसभाओं में भी मुस्लिमों की हिस्सेदारी उनकी आबादी के हिसाब से काफी कम है। देश में करीब 4000 विधायक हैं, इनमें सिर्फ 6% विधायक ही मुस्लिम हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जहां करीब 16% आबादी मुस्लिम है, वहां भी सिर्फ 7% विधायक ही मुस्लिम है। अब तक देश के सिर्फ 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए, लेकिन मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी भी राज्य में मुस्लिम सीएम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। बरकतुल्लाह खान जम्मू कश्मीर से बाहर किसी राज्य के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। वे करीब 2 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। बरकतुल्लाह के मुख्यमंत्री बनने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1971 में बरकतुल्लाह खान भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ ब्रिटेन गए थे। एक दिन दिल्ली से उन्हें फोन आया, मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। दूसरी तरफ फोन पर इंदिरा गांधी थी। उन्होंने बरकतुल्लाह से कहा, वापस लौट आओ, तुम्हें राजस्थान का सीएम बनाया गया है, आकर शपथ लो। बरकतुल्लाह बोले, जी भाभी। इस तरह 9 जुलाई 1971 को बरकतुल्लाह खान राजस्थान के छठे मुख्यमंत्री बने। बरकतुल्लाह इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के दोस्त थे, इसलिए वो उन्हें भाभी कहते थे। अब देश को एक मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री भी मिल चुकी है। सईदा अनवरा तैमूर 6 दिसंबर 1980 को असम की मुख्यमंत्री बनी थी। अनवरा जब मुख्यमंत्री बनी उस वक्त असम के मूल निवासियों और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के बीच संघर्ष चल रहा था। उन्होंने स्थानीय लोगों का गुस्सा शांत कराने की तमाम कोशिशें की, लेकिन 6 महीने बाद ही उन्हें पद से हटना पड़ा। इनके अलावा बाकी मुस्लिम सीएम की अगर बात करूं तो मोहम्मद हसन फारूक पुडुचेरी के सीएम रहे, गुलाम मोहम्मद सादिक जम्मू कश्मीर के सीएम रहे, CH मोहम्मद कोया केरला के सीएम रहे, अब्दुल गफूर बिहार के सीएम और अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के सीएम रहे। अब ये तो हो गई नेतागिरी। वहीं अगर सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करें तो सिर्फ अभी तक 3 मुस्लिम ही देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुस्लिम शख्स थे। वे देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले भी पहले मुस्लिम ही थे। जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति रहते सुप्रीम कोर्ट को भी पहला मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश मिला था। जस्टिस M हिदायत उल्लाह देश के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। इस पद पर रहते हुए वे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। ये देश के इतिहास में पहली ऐसी बार था कि जब चीफ जस्टिस को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना पड़ा हो। आर्म्ड फोर्सेस की अगर बात करें तो वहां भी मुस्लिमों की हिस्सेदारी नाम मात्र ही है। इकलौते इदरीस हसन लतीफी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया के पद तक पहुंचे, लेकिन कोई मुस्लिम आर्मी और नेवी का चीफ नहीं बन पाया है। सैयद आसिफ इब्राहिम भारत के इंटरनल खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के पहले और अब तक के एकमात्र मुस्लिम चीफ हुए। हालांकि अभी तक कोई भी मुस्लिम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का चीफ नहीं बना है। अब आते हैं मुस्लिम PM पर। देखिए, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के लिए जाति, लिंग, धर्म या प्रांत की ना तो कोई संवैधानिक रोक टोक है और ना ही कोई विशेष प्रावधान। संविधान के आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री पद का जिक्र है। लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य जिसे बहुमत वाले दल या अलायंस का समर्थन प्राप्त हो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी हमारा संविधान किसी मुस्लिम को PM बनने से नहीं रोक सकता है। तो फिर आजादी के इतने सालों बाद भी कोई मुस्लिम PM क्यों नहीं बना? नंबर 1, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। मुस्लिम PM बनता तो अराजकता फैल जाती। कई लोगों का मानना है कि आजादी के बाद कांग्रेस चाहती तो किसी मुस्लिम को PM बना सकती थी, लेकिन तब देश में मुस्लिमों को लेकर माहौल ठीक नहीं था। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। ऐसे में आजादी के ठीक बाद कोई मुस्लिम PM बनता तो देश में राजनीतिक अराजकता फैल सकती थी। हालांकि नेहरू के निधन के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला मजबूत दावेदार थे। वे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और ब्रिटेन में हाई कमिश्नर रह चुके थे, लेकिन तब कांग्रेस ने शास्त्री को तरजीह दी। नंबर 2, मुस्लिमों ने हमेशा दूसरे दलों पर भरोसा किया है। देखिए, भारत के मुस्लिम हमेशा दूसरे दलों पर भरोसा जताते रहे। वे सालों तक केंद्र में कांग्रेस को और राज्यों में सपा, बसपा, राजद और TMC जैसी पार्टियों को वोट करते हैं। कभी मुस्लिमों ने मुस्लिम PM या CM की मांग नहीं की। कुछ एक मुस्लिम पार्टियां बनी भी तो वो एक खास इलाके तक ही सिमट कर रह गई। नंबर 3, मुस्लिमों के साथ गणित नहीं बैठता। अब तक हुए लोकसभा चुनावों से पता चलता है कि सदन में सरकार बनाने के लिए करीब 30% वोट शेयर की जरूरत होती है, जबकि देश में मुस्लिमों की आबादी करीब 15% है। ऐसे में उन्हें अपनी कौम के साथ दूसरे समुदायों का भी समर्थन हासिल करना होगा। अब सवाल आता है कि क्या अब कोई मुस्लिम भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? इस पर 2 बड़ी वजह बताई जाती है। पहली तो ये कि देश की बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली BJP मुस्लिमों को टिकट इसलिए नहीं देती कि वो चुनाव हार जाएगी। कांग्रेस ने भी मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पर ही देखा है। बाकी दलों का हाल भी ऐसा ही है। जब सदन में मुस्लिम नेताओं की मजबूत भागीदारी ही नहीं होगी तो फिर मुस्लिम प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? दूसरी वजह हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है, लोगों को अभी नहीं लगता कि अगले 5 से 10 सालों में कोई मुस्लिम PM बन पाएगा। हाँ, 10 साल बाद अगर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है तब तक मुस्लिम के PM बनने की संभावना हो सकती है। खैर, सब डेटा और उम्मीद है, कुछ वजह है तो कुछ इतिहास है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कभी इंडिया में एक मुस्लिम PM बन सकता है?
बताइएगा जरूर बन कमेंट में। सकता वीडियो अगर है। पसंद आई हो हाँ तो इसको guys, लाइक और comments में शेयर बताना जरूर भी करें। है, लाइक और शेयर जरूर कर देना। मतलब देख रहे हो, बीजेपी पार्टी में एक भी एमपी वो नहीं है, सांसद मुस्लिम एक भी नहीं है इनकी पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर एक मुसलमान सांसद नहीं है अभी प्रेजेंट में। मतलब जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं उसके अंदर भी मतलब इन्हें टिकट ही नहीं देते मुसलमानों को, बीजेपी वाले तो इतना मतलब वो है इनका मुसलमानों से 36 का आंकड़ा। तो गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना।